अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मोनिक्स मार्केटर्स की तरफ से आपके लिए फॉर्मोनिक्स मार्केटर्स का प्रीमियम पीओएस सॉफ्टवेयर जो कि आपके मल्टी ब्रांच सिस्टम और आपकी सेल इनवॉइस परचेज कॉन्टैक्ट सप्लायर्स खाता सिस्टम हर चीज़ को मैनेज करता है। इसके अंदर पीओएस स्क्रीन भी है, मल्टीपल अकाउंट्स को भी हैंडल करता है, पेमेंट्स वगैरह को मैनेज करता है। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के लेजर्स और बिजनेस इनवॉइसेस वगैरह जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास है प्रॉफिट लॉस परचेज सेल और ये सारी चीज़ों पे ये काम करता है। ठीक है, अब ये फॉर्मोनिक्स मार्केटर्स की तरफ से सॉफ्टवेयर जो है पहले 10 यूज़र्स को 30% ऑफ के ऊपर दिया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द रब्ता करके इसके ऊपर 30% ऑफ का मौका है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर होम पेज के ऊपर हमारे पास डैशबोर्ड है। सिंपली मैं अपनी बिजनेस लोकेशन यानी मल्टीपल ब्रांच सिस्टम है तो मल्टीपल लोकेशंस को देख सकता हूँ। परचेज डेट लास्ट 7 डेज़ के अंदर मेरे पास कितनी इनकमिंग है, क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो रही हैं। ठीक है, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट है यानी कितना स्टॉक आपके पास रह गया, उसका नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे भी नोटिफिकेशन वगैरह शो हो जाते हैं आपको। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन है, प्रोफाइल वगैरह, यहाँ प्रोफाइल में आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड और सारा डाटा वगैरह पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपली आपका प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट होता है कि आपका स्टॉक क्या है और उसके मुताबिक आपका कितना प्रॉफिट वगैरह होगा अगर आप कोई सेल वगैरह निकालते हैं। ये आपका समझना रजिस्टर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर दिया जाता है। यहाँ पे आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर और एप्लीकेशन टूल वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब वीडियो के अंदर आपको पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू दिया जाएगा, ये चीज़ काम कैसे करती है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब सबसे पहला फीचर है यूज़र मैनेजमेंट का। अब इसके अंदर आपके पास जैसे क्लाउड बेस के अंदर सबसे बड़ी जो फीचर है वो ये है कि आप किसी भी जगह बैठ के अपने मोबाइल, अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप पे कहीं पे भी अपने लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड के साथ एंटर हो सकते हैं, लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मोबाइल है और सॉफ्टवेयर वगैरह आपने लैपटॉप पे खोला है, सेम डाटा हर जगह आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स हैं। एक होता है एडमिन, एडमिन के पास है सब राइट्स। वो वहाँ पे हर राइट, हर वर्किंग अपने पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकता है, हर बंदे को मॉनिटर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कि कौन सा यूज़र कब आया, कितने बजे। अब ये हरून खान, ये जीमेल है, ये मेरा एक ऑर्डर बुकर है जिसका मैंने रोल बनाया है, ये नेम है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि यार इसकी क्या एक्टिविटी है, जैसे सिंपली मैंने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन अगर आपने पुट आउट की होगी तो वो चीज़ आ जाएगी। ये देखें, एड्रेस वगैरह इसका करंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट नोट्स वगैरह। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नोट्स वगैरह के अंदर आपने कोई भी नोट्स वगैरह बनाने हैं, उस अगले बंदे को शो करने हैं, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। सिंपली ऐड पे क्लिक किया और आपने हेडिंग, डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई भी डाटा अपना सेव करना है तो ये प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक हो। पब्लिक का मतलब है कि बाकी वो यूज़र खुद भी देख सकता है। एक्टिविटीज़, अब एक्टिविटीज़ के अंदर देखें तो इसने एग्जैक्ट डेट और टाइम भी बताया कि कितने बजे ये बंदा एंटर हुआ, लॉगिन करके आया और कितने बजे तक रहा और लॉग आउट किया। ठीक है, ये एडमिन आईडी है। उसके बाद ये बंदे का नाम है, यूज़र नेम जो भी रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे जब लॉगिन किया, जब लॉग आउट किया, देखें ये 5 मिनट का इंटरवल है जिसके अंदर वो आपके जो है ना इस पे रहा। ये 46 से लेके 18:01 यानी कि 6:01 तक रहा, और 5:46 से लेके, यानी ये चीज़ जो है ना पूरी की पूरी एडिट आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि अगला बंदा आपकी वर्किंग क्या परफॉर्म कर रहा है और उसने क्या क्या एक्टिविटी छोटी से छोटी की है। एडिट यूज़र है, अब इसके अंदर ऐड यूज़र से भी आप यूज़र बना सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर बुक का रखा है, अहमद ऑर्डर बुकर है, उसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ऑर्डर बुकर 1 2 3 4 जो भी आपने रखना, उसका एक ईमेल, उसका नाम, उसका पासवर्ड वगैरह आपने बना लेना सिंपली, और रोल डिसाइड कर लेना। रोल कैसे बनाते हैं उस पर भी चलते हैं। यहाँ पे मैंने रोल पे बात करनी है। रोल्स के फीचर्स में आ गया, ये देखिए रोल के अंदर आ गया। अब मैंने रोल बनाना है कि यार क्या क्या मैंने फीचर जो है ना अगले बंदे को अलाउ करना, क्या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपली अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर लूँ। अब ये ऑर्डर बुकर की जो है ना परमिशन वगैरह वो मैं आपको दिखाने लगूंगी, इस बंदे के पास क्या क्या परमिशन है। सिंपली यहाँ पे मैं आया तो ये देखें सेल वगैरह के, अपनी सेल को देख सकता है, मैनेज कर सकता है, सेल डाल सकता है, अपनी सेल को डिलीट कर सकता है, पेमेंट वगैरह ऐड कर सकता है। ये जो टिक मार्क हुए हैं ये सारी चीज़ें अलाउ हैं इसको, बाकी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। होम डाटा भी देख सकता है और डिफ़ॉल्ट सेलिंग प्राइस भी देख सकता है। यहाँ पे सिंपली मैं इसको अपडेट करता हूँ, जो टिक मार्क जो परमिशन देनी है तो दे के मैं इसका रोल वगैरह डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यूज़र में आते हैं। यूज़र में आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रोल बनाने का क्या मेन मकसद होता है, क्या बेनिफिट है इससे। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीपल लोकेशन यानी ऑल ब्रांचेस के ऊपर ये ऑर्डर बुकर अलाउ कर रहे हैं या सिर्फ एक बिजनेस लोकेशन पे अलाउ कर रहे हैं, ये आपके अपने मुताबिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर बुकर ये हो गया। सेल्स आप कमीशन वगैरह उसको देना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन दिया गया है।
आप यहाँ भी डाटा वगैरह उसका पुट आउट करें तो भी ओके, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वगैरह या अगर आप चाहते हैं ऑर्डर बुकर डिजेबल हो जाए, सिंपली आपने टिक मार्क करके सेव करना है, वो डिजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम है यूज़र्स का, मल्टीपल यूज़र्स वगैरह बना के उनको लॉगिन एक्सेस दे सकते हैं और वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली क्या करेगा वो, जैसे कोई भी आपने ये देखा, अब आपकी ये डोमेन थी, ये आपकी डोमेन है, सिंपली इसके ऊपर आया वो। अब यहाँ पर आने के बाद उसने अपने लॉगिन से आना, ऑर्डर बुकर के नाम से अपनी वो करेगा ऑर्डर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने इसका क्या नाम लिखा है, ऑर्डर बुकर, और इसका पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा सकूँ कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है इसकी। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे मैं आया ऑर्डर बुकर के अंदर, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये डाला 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने खोला, लॉगिन किया, देखें सिर्फ ये परमिशन है 4 इसके पास, ये कैश रजिस्टर वगैरह कैलकुलेटर, ये छोटी मोटी चीज़ें देख सकता है, उसके अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेल वगैरह ऐड कर सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है, ऑल सेल्स को मैं देख सकता है अगर इसने खुद कोई सेल निकाली होगी, तो इस तरह ये चीज़ जो है काम कर रही है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र को आप किस तरह परमिशन वगैरह दे सकते हैं, यूज़र बना कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है ना, अगले फीचर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉन्टैक्ट्स। अब कॉन्टैक्ट्स के अंदर आने के बाद हमारे पास मल्टीपल तरह के ऑप्शन है, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कस्टमर ग्रुप्स और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स क्या होता है कि आपके ज़्यादा सारे कॉन्टैक्ट हैं तो आप इकट्ठा इनको इंपोर्ट कर सकते हैं एक एक्सेल की फाइल के अंदर मेंटेन करके, ये सारे यहाँ पे हैं। जो ऑप्शनल है उनको छोड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप क्या है, यानी कस्टमर है, सप्लायर है क्या, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो ये डाउनलोड टेम्पलेट फाइल के अंदर जो है ना आपके सामने ये पूरा का फॉर्मेट बना होता है कि आपने इसके मुताबिक ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें अपनी ऐड करके कस्टमर वगैरह ये सप्लायर एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब सप्लायर्स की बात करें तो आपके पास सप्लायर कैसे ऐड होगा, ऐड पे मैंने क्लिक किया, सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप मेरे पास सप्लायर्स कस्टमर द बोथ सप्लायर एंड कस्टमर है। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो है कौन सा मैं कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ। अब वो मेरा सप्लायर है, खाली खाली कस्टमर है, ये दोनों काम हो रहे हैं मेरे साथ। अगर मैं उसके साथ लेन देन के सारे मामला कर रहा हूँ, वो कुछ प्रोडक्ट मुझे देता है, मैं कुछ प्रोडक्ट उसको दे रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सप्लायर एंड कस्टमर दोनों होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली सप्लायर करता हूँ, इंडिविजुअल बंदा है, ये बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस भी डिफाइन करना, बिजनेस नेम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नंबर लिख लिया, ईमेल लिख लिया। अगर आप नंबर वगैरह डाल रहे हैं, असाइन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एक कॉन्टैक्ट है, अब वो मेरा को जो कॉन्टैक्ट है ना वो सिर्फ एक बंदे को असाइन हो जाए, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट के ऊपर जो सेल जो मामला करने हैं वो बंदा वही करे बस। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर टेकर था, मैंने इसको असाइन कर दिया। ये मोर इन्फॉर्मेशन आप डाटा वगैरह पुट अप करें, एड्रेस वगैरह डालें। जैसे एक बंदा है, अब वो जो है ना एक स्पेसिफिक रूट के ऊपर ऑर्डर टेकर जो है ना काम कर रहा है, वो जो है एडमिन की तरफ से असाइन हो जाएगा कि आपने इस कॉन्टैक्ट की तरफ जाना और इस कॉन्टैक्ट के ऊपर जो है ना आपने अपना वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो ये उस टाइम चीज़ काम आती है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये पे टर्म है, टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आपके मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। लीव एम्प्टी टू कॉन्टैक्ट की आईडी भी बन जाती है सिंपली। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये आपके सामने एक नया नया यूज़र बन गया जिसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसके लेजर, परचेज, स्टॉक हिस्ट्री, जो उस कॉन्टैक्ट के ऊपर वर्किंग हुई है सारी की सारी यहाँ से आप देख सकते हैं। एक यहाँ से मेथड होता है, दूसरा आप रिपोर्ट्स में से देख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अब यहाँ पे सप्लायर है, ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम कस्टमर है कि आप कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक होता है वर्किंग कस्टमर जिसका हमने डाटा मेंटेन नहीं करना है, एक होता है कस्टमर जिसका हमने अपना डाटा वगैरह मेंटेन करना है। ठीक है, अब इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, वो हमारी मर्जी है हम क्या ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब उसका मोबाइल नंबर डालना है, ये उसकी ईमेल है, यहाँ पे मैंने ईमेल डाल ली, डेट ऑफ बर्थ क्या है, साइन करना किसी को, वही बात दोबारा आ गई है साइन करने वाली। अब कस्टमर ग्रुप है, अब मैं कहता हूँ कि एक कस्टमर है वो यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ होगा। अब कस्टमर है, मैं कहता हूँ मेरा वो कस्टमर किस ब्रांच का है या किस कैटेगरी का है, वो होलसेलर है, वो रिटेलर है, वो कस्टमर क्या मतलब कि परफॉर्म कर रहा है मेरे साथ, उसका किस तरीके का बिजनेस का है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ मैनेज होती हैं कस्टमर का, ये सारा डाटा आप अपने हिसाब से सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया तो सिंपली मेरा कस्टमर भी क्रिएट हो गया और सप्लायर भी हो गया। अब ये चीज़ें जो है ना आपको आइडिया होगा कि हो गया होगा
ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कस्टमर सप्लायर हम अपने यहाँ पे बना लेते हैं, और एक ही दफ़ा आपने बनाना है, उसके बाद आप इसका खाता मेंटेन करते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस इसका ये देखिए, ये है, ठीक है, ग्रीन जोन, और जितना इसने पेमेंट ली होगी या यूज़ किया होगा या मेरी प्रोडक्ट जो भी इसने परचेज़ की होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये बंदा है, मैं इसको व्यू करता हूँ खाली, तो व्यू के ऊपर जो है ना, मेरे सामने सारी जो है डाटा हिस्ट्री मेंटेन होती है, ठीक है। एक मिनट दोबारा, हाँ, ये लेजर परचेज पे आ गया, उसने मेरे से लॉगिन लिया। ये भी एक सिक्योरिटी है इसकी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हर चीज़ का लेजर, परचेज, स्टॉक रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट नोट, पेमेंट्स, एक्टिविटीज, हर चीज़ है। या सिंपली पीडीएफ पे क्लिक करके मैं ये हर चीज़ का जो है ना निकाल सकता हूँ, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। और फॉर्मेट पूरा जो है ना वो आपके सामने आ गया कि ये किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेजर परचेज, अब मैंने इससे जो है परचेज़ क्या किया वो शो हो गया है, पेड है, रिसीव्ड है, परचेज प्राइस क्या है। अगर ये भी आपने आधा, मतलब अगर 300 है, आपने 150 पे किया, तो ये पार्शियल में जाएगा, ये आपको ये शो करेगा। स्टॉक रिपोर्ट है, ठीक है, इसने क्या परचेजिंग की आपसे, सेल्स किया है, इसके रिलेटेड आपकी हर चीज़ यहाँ पे मैनेज कर रहा है। पेमेंट्स कब आई हैं, कब गई हैं, ठीक है, क्या एक्टिविटी हुई है, ये 4200 रुपया आया है, ये रेफरेंस है, ये पेड ऑन डेट और टाइम के साथ मेंशन कर रहा है। व्यू कर सकते हैं आप इसको सिंपली कि ये क्या चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर ये काम, एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर आप मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब कॉन्टेक्स्ट वाला काम आपको समझ आ गया होगा। कस्टमर ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि होलसेलर है, ये रिटेलर है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटेलर भी बना लेता हूँ। अब एक ग्रुप होता है, उसको मैं कहता हूँ ये मेरा पुराना बंदा है, मैंने इसको 10% जो है ना कमीशन देनी है। एक मैं कहता हूँ जो नया बंदा है, उसको मैंने 5% देनी है। तो ये उस टाइम काम आता है। अगर आप ना भी करें तो आपकी मर्जी है। जैसे मेरे पास ये कस्टमर है, अब मैं जो है ना, मुझे पता है कि ये दो बंदे हैं मेरे पास, ये दो रिटेलर हैं, ठीक है। बाकी जो है ना नीचे वाले, ये वाला बंदा, ये है मेरा होलसेलर, ठीक है। तो मैं यहाँ एडिट में आया और सिंपली मैंने कस्टमर ग्रुप जो है ना रिटेल पर डाल के या होलसेल पर डाल के सेव कर देना, तो ये मेरा कस्टमर का ग्रुप अलग हो गया, ठीक है। तो जब मैं फाइंड आउट करूंगा ना, मैं कहता हूँ 100 कस्टमर है मेरा, तो यहाँ फिल्टर करके मैं हर बंदे को अलग अलग यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। ये देखिए, ये होलसेलर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं रिटेल पे क्लिक करता हूँ तो रिटेलर मेरे पास आ जाएंगे, किसको मैंने साइन किया हुआ, कौन सा बंदा किसको है, एडवांस बैलेंस किसका चल रहा है, सेल रिटर्न, ये इस तरह से सारे फिल्टर लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करते जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप हमें गूगल मीट पे यानी डेस्क पे बुला के इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट वाला फीचर आपको समझ आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास प्रोडक्ट, जिसके अंदर लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, इनके स्टॉक को यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन में आते हैं तो यहाँ लेबल्स हैं, जिनको बार कोड के लिए आप प्रिंट करेंगे। व्यू में आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्टॉक उसका मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक की हिस्ट्री या डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके अपना डाटा सेव कर सकते हैं, जो कि आप बाद में एक सिंगल इंपोर्ट के ऊपर जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लें, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, 3000, 4000, 5000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एक क्लिक में इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के फीचर को यूज़ करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो फुलफिल करनी है, और काम हो जाएगा। डाउनलोड टेम्पलेट फाइल से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपने उसका टेम्पलेट का एल्गोरिथम बनाना है, उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉलम विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको नज़र आए क्या ना आए। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ काम करती है साथ साथ। तो ये आपकी जो है ना, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कॉलम विजिबिलिटी का ऑप्शन भी डाला गया है, ज़रा मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इस प्रोडक्ट की अगर एडिट की बात करें तो एडिट में आके आप इसकी ब्रांड, कैटेगरी, यूनिट, बारकोड टाइप, एसकेयू, नेम, स्टॉक अलर्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह आपने एडिट करनी है तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेज आप डालना चाहें तो यहाँ से आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे सिंपल मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ऐड कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी इमेज भी आगे आपके शो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज हो गई। अब यहाँ पर इसके अंदर अगर आपने नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो ऐड में आने के बाद यहाँ प्रोडक्ट नेम मैं सिंपली डालूंगा, ठीक है। कोई भी नेम हो सकता है, एसकेयू ऑटोमेटिक होती है, ये एक नंबर है जो आपकी प्रोडक्ट के रिगार्ड में लगाया जाता है, ठीक है। अब आप ग्राम में वर्किंग कर रहे हैं, केजी में आपकी प्रोडक्ट, लीटर में है, पीसेज में है, किस फॉर्म में है वो आपने देख लेना है।
ब्रांड और कैटेगरी। ठीक है, आपने कैटेगरीज वगैरह बना लेनी है, यहाँ से कैटेगरी बनेगी, यहाँ से ब्रांड बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट में ब्रांड, कैटेगरी और ये चीज़ें ना डिसाइड करूँ, सेलेक्ट ना करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो आप सिंपली बिजनेस सेटिंग्स में आके देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने न्यू टैब में ओपन किया और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के सेक्शन में आता हूँ। अनेबल कैटेगरीज और ब्रांड, इन दोनों चीज़ों को मैं ऑफ कर देता हूँ और ये जो है आपको फिर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट थी, ये ब्रांड और कैटेगरी यहाँ आ रही थी, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैंने इसको रिलोड किया और वहाँ बिजनेस सेटिंग्स मैंने ऑफ किया, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह की चीज़ खत्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली अपने लिए दोबारा ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डायनेमिकली एडिट करते हैं। अलर्ट क्वांटिटी जैसे 10 पीस रह जाए तो ये मुझे अलर्ट दे दें कौन कौन सी ब्रांच के अंदर आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। जैसे मैं कहता हूँ एक में रखनी है या दो में, दोनों में रखनी है, जिस तरह भी यूनिट सेलेक्ट की है, जैसे कि पीसीस थे। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम है, कुछ भी मैंने ऐसे रख दिया, बारकोड टाइप है, प्रोडक्ट की इमेज है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना है, इसके अलावा प्रोडक्ट सिंगल है क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट की वर्किंग होती है। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। अब आपकी ये प्रोडक्ट आ गई डेमो 12 के नाम से। ठीक है, अगर इसका आप स्टॉक वगैरह ऐड करना चाहे, ऐड और एडिट पे आए, यहाँ पे स्टॉक रिमेनिंग में कहता हूँ मेरे पास 100 पीस रहता है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट, ये सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सेव हो गया। अगर आप इसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये एडिट में आए मैं। अब यहाँ पे प्राइस वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स में से प्रोडक्ट के साथ लेबल प्राइस एंड टैक्सिंग को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन ये नहीं करना था। तो ये मैं सिंपली यहाँ पे इसको ऑन करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर का अपने लिए डायनेमिकली मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंक्लूडिंग टैक्स मुझे ये प्रोडक्ट 50 की आ रही है। ठीक है, आगे मैंने सेल करनी है 75 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन है। प्रोडक्ट की इमेज में कोई भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने जो है इमेज डाल ली और अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी एडिट हो रही है। देखिए 50 रुपये की मुझे आ रही है, परचेजिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रोडक्ट टाइप क्या है। अब आप वेरिएबल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, सिंगल भी ऐड कर सकते हैं, कॉम्बो भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एडिट पे गया मैं सिंपली और यहाँ पर जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट सिंगल का ऑप्शन है मेरे पास, कॉम्बो का भी ऑप्शन आता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आपने फर्स्ट टाइम ऐड करनी है ना, ये उस टाइम फीचर काम करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आपने ये सारी चीज़ें वगैरह ऐड करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे जो है ना इसके अलावा भी अपनी हर प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह डालनी है, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे डायनेमिकली जो है ना फीचर वगैरह ऑन कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के अंदर आपको मैंने समझा दिया कि इस तरह चीज़ काम करती है। अपडेट प्राइस है, प्राइस वगैरह एडिट करनी है आपने, तो प्राइसेस की भी एक फाइल का टेम्पलेट बना कर डाल सकते हैं। प्रिंट लेबल्स है, लेबल्स क्या होते हैं, बारकोड वाला हिस्सा। जैसे प्रोडक्ट है, अब मैं कहता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट है, सिंपली मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉल किया, कितने मुझे लेबल निकालने, मैं कहता हूँ मुझे 10 लेबल चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग डेट होनी चाहिए क्या, एक्सपायरी डेट क्या, लोड, ये सारी चीज़ें डाल के सेलिंग प्राइस का भी इस तरह जो है आप साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बारकोड जनरेटर्स प्रिंटर के हवाले से। ठीक है, बारकोड की सेटिंग, कितने लेबल्स चाहिए आपको एट ए टाइम। ठीक है, 20 लेबल्स हैं। यहाँ पे ये प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो ये देखिएगा आपके सामने काफ़ी सारे बारकोड्स की ऑप्शन आ गई। ये आपने बारकोड जो है कर लेने, हेडर फुटर ऑफ हो गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही प्रिंट निकलेगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपने देख लेना। ये सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। वेरिएशन, वेरिएशन भी काफ़ी टाइप की होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे साइज़ और कलर, ये मेन होती है। जैसे आपकी प्रोडक्ट है, अब आपने वेरिएशन किस फॉर्म की बनानी है। ठीक है, वेरिएशन नेम क्या है, जैसे मैं कहता हूँ साइज़। ठीक है, साइज़ है, ऐड वेरिएशन वैल्यू। ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, इस तरह से आपने वेरिएशन बना लेनी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे आऊँगा और प्रोडक्ट ऐड करूँगा, सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट टाइप को जब मैं वेरिएबल करूँगा तो मेरे सामने ये देखिए ऑप्शन आ गई वेरिएशन की। अब मैंने साइज़ को कॉल कर लिया, अब साइज़ के अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो अब इस तरह से क्या होगा
कि मैं अपनी वेरिएशन बना सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ स्मॉल मुझे इतने का आया, लार्ज मुझे इतने का आया। ठीक है, ये अपने मुताबिक, जैसे मैं कहता हूँ स्मॉल मुझे 50 का आया। ठीक है, और मैंने उसको बेचना 70 का। ठीक है, ये डाल दिया। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन वो ऑटो कैलकुलेट करके बताएगा। अब मैं ये कहता हूँ मुझे ये 70 का आया, मैंने ये 90 का सेल करना। ये मुझे 90 का आया और ये मैंने आगे 110 का सेल किया। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज मुझे 110 का आया। ठीक है, मैंने ये 130 का सेल किया। ओके, यहाँ पे आप हर एक की अलग अलग इमेज डालना चाहिए तो वो भी मर्जी है। अब मैंने इसको सेव करते हैं, बल्कि ये चीज़ें नहीं डाली मैंने। यूनिट मैंने सेलेक्ट कर लिया कि पीसीज में काम होता है। ठीक है, बिजनेस लोकेशन मेरी ये है, दोनों में डाल लिया। अलर्ट क्वांटिटी 10 है। यहाँ प्रोडक्ट की अपनी इमेज है। ये सिंपली मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लोगो, और इसको जो है मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो सेव होगी। ये वाली वो प्रोडक्ट है, एक्शन डेमो 11 नाम है इसका। सिंपली मैं व्यू पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट की सारी वेरिएशन, ये देखें स्मॉल, लार्ज, एक्सल, ये सारी चीज़ कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पीओएस में भी आता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कॉल करता हूँ ना डेमो 11, तो अब ये देखें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल। अब यहाँ पे मैं सर्च में भी आता हूँ डेमो 11। ठीक है, तो ये देखें अब इसने मुझे बता दिया। अब मैंने स्टॉक ऐड नहीं किया हुआ था, मैं स्टॉक ऐड कर लेता हूँ पहले। एक्शन में क्लिक किया, सिंपली ऐड और एडिट स्टॉक। अब मैंने हर साइज़ का अलग स्टॉक बताना है। ये मुझे 50 आए हैं, मीडियम मुझे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, लार्ज मुझे 80 आए हैं, एक्स्ट्रा लार्ज जो है मुझे 50 है। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी रिमेनिंग क्या है, दोनों लोकेशंस के लिए अलग अलग मैनेज हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मोटिक्स मार्केटर्स वाली लोकेशन है, ये एक कोई और मेरी ब्रांच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव किया सिंपली। अब मैं पीओएस स्क्रीन पे आता हूँ, मैं देखिएगा ये डेमो 11 ऐसे ही है। डेमो 11 मैंने यहाँ पे सर्च किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रोडक्ट्स जो हैं आ गई। अब मैंने कौन सी ऐड करनी है? ठीक है, डेमो 11 मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अब मैंने स्मॉल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। क्वांटिटी मैनेज करना है, यहीं से मैं प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट क्लिक किया, मैं कहता हूँ 70 की नहीं, मैंने 60 की देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 60 का कर दिया तो ये टोटल अमाउंट भी 60 आ गई। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप ये चीज़ कैसे एडिट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ ऐसे होती है। अगर आप कस्टमर का खाता यहाँ पे बना रहे हैं तो ये जो है, कोई भी मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का नाम डाला, कस्टमर का नाम डाल के देखें मुझे इसने पेंडिंग कस्टमर का ड्यू भी बता दिया, ये चीज़ कैसे काम कर रही है वो चीज़ भी उसने मुझे आइडिया दे दिया। ठीक है, अब ये 6800 के अंदर प्रोडक्ट है। अगर मैं ये 60 है और मैं चाहता हूँ कि इसने मुझे 60 रुपये पूरे नहीं दिए, एक होता है ना कि पूरी अमाउंट कैश, मैं कहता हूँ पूरी अमाउंट आ गई, एक मेरा खाते वाला बंदा है, खाते वाले बंदे के पास मेरा खाता चल रहा है, वो एंड पे मुझे सारा ही इकट्ठा ही पेमेंट कर देता है। मैं कहता हूँ मल्टीपल पे। अब 60 रुपये पेमेंट बनी थी उसने, मैं कहता हूँ 30 रुपये दिए। ठीक है, अब 30 रुपये दिए हैं, बैलेंस जो है 30 रुपये मेरा अभी माइनस में चला गया। मैंने फाइनलाइज पेमेंट किया। ठीक है, ओके किया, तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल ऐड होगी। ये मैं प्रिंट वगैरह जनरेट कर लूँगा। ठीक है, अब प्रिंट वगैरह जनरेट कर लिया मैंने। अब अगली दफ़ा भी मैं उस बंदे को कॉल करूँगा ना, ये देखिएगा, तो अब ये देखिए 30 रुपये उसके खाते में मेरे ऐड हो गए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ काम करती है सेल वगैरह की। अब क्लाइंट का सारा जो है डाटा वो मैंने पिछली वीडियो में बताया किस तरह से आपने देखना है, उसकी सारी स्टॉक रिपोर्ट, क्या पेमेंट्स आई गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन आ गया। इस प्रोडक्ट के लिए ये देखिए एक आपका जो है ना सैलरी रिटर्न भी है। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी इन्वॉइस थी, ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने कैश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है ना मेरी इन्वॉइस नंबर है 0077। ठीक है, ये देखिएगा ये वाली इन्वॉइस है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मुझे प्रोडक्ट ना रिटर्न आ गई है। ठीक है, मैंने 0070 यहाँ डाला, सेंड पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास जो है ना ऑप्शन यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर जो है क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है नहीं गई। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, ऑटोमेटिकली सक्सेस हो गई और मेरी परचेज वापस डल गई। ठीक है, मेरी परचेज वापस आ गई। तो मेरी ये जो, अगर ऑल सेल्स में अब मैं जाऊँगा ना, ऑल सेल्स, ये देखिएगा
ये इसने मेरी से प्रोडक्ट परचेज़ की थी, वो पेड में चला गया। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट वाला सेक्शन काम करता है। पीओएस स्क्रीन पे हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आपका कैश रजिस्टर है, कैश रजिस्टर के ऊपर सारी डिटेल्स हैं, कितना मेरे पास कैश है, कितनी कैश की पेमेंट एक्सपेंस किया हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स पीओएस स्क्रीन पे ही मिल जाती है। इसको प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। यहीं पे कैलकुलेटर है, यहीं पे जो है आप अपनी सेल को, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने 1 2 3 4 ऐसे सारी सेल्स मैंने डाल ली है। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने इसको सेल को ख़त्म करना, सिंपली सस्पेंड पे ख़त्म किया, सेव पे क्लिक किया, ये सेल ऑटोमेटिकली ऐड होगी, सस्पेंडेड में ऐड होगी। सस्पेंडेड कैसे काम करता है, रीसेंट ट्रांजैक्शन में आया, अब यहाँ ड्राफ्ट में, कोटेशन में, ये सारी चीज़ें ना मेरी अलग-अलग मैंने जोड़ी हैं, इनको मैं यहाँ से रीसेंट ट्रांजैक्शन में से प्रिंट वगैरह निकाल सकता हूँ। कैसी ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं सस्पेंडेड सेल्स को बारे में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ड्राफ्ट, कोटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है ये डाटा वगैरह मेरा लोड हो रहा होता है। ठीक है, और बैक आ जाते हैं प्रोडक्ट्स की, बाकी कोई चीज़ रह गया तो हम इसको देख लें। वेरिएशंस की बात भी होगी। ओपनिंग स्टॉक है, अगर मैं स्टॉक को इकट्ठा इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये भी वो फाइल फॉर्मेट देता है। और ये यूनिट्स है, यूनिट्स बना सकते हैं कि केजी है, पीस है, लीटर है, एमएल है, जो भी आपका अपनी प्राइस का शेयर करने का जो है ना तरीकाकार है, सेल करने का बॉक्स भी हो सकता है। तो ये सारी उस हिसाब से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, कि कैटेगरीज है, कैटेगरीज और ब्रांड्स को मैंने आपको बताया, अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो कैटेगरीज और ब्रांड वगैरह भी आपकी, अगर आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो आप कैटेगरी और ब्रांड के साथ उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। वारंटीज़, अगर आप प्रोडक्ट की किसी की वारंटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब मेरी एक प्रोडक्ट है, उसको जो है ना मैंने वारंटी वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो ये वारंटी सिस्टम जो है, जब मैं वारंटी बना लूँगा, जब मैं नई प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो उस टाइम मेरे पास वारंटी की ऑप्शन आ जाएगी कि इतने दिनों के मेरे पास वारंटी है, जो कि क्लाइंट को भी मेंशन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है प्रोडक्ट की। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। जी, अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं हम। सेल और परचेज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रोडक्ट्स तक ये हमारे चारों सेक्शन जो है क्लियर हो चुके हैं। पीओएस स्क्रीन के बारे में भी आल टू आल जो है ना डिटेल्स वगैरह दे दी गई हैं वीडियो में। आप वो पुरानी वीडियोस पहले देखें, फिर ही आपको ये सॉफ्टवेयर के बाकी फीचर्स की समझ आएगी। परचेज़ की बात करें तो यहाँ परचेज़ के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं। परचेज़ रिक्विजिशन, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा काम नहीं आती। परचेज़ ऑर्डर भी जो है ये आपके लिए है कि आप परचेज़ वगैरह डालते हैं, किसी भी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आई हैं, आपने परचेज़ ऑर्डर उसके लिए क्रिएट कर दिया। ठीक है, लिस्ट परचेज, अब आपने जो भी परचेज़ किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाली होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसको सिंपली आप ऐसे व्यू कर सकते हैं। व्यू के अंदर आप टोटल प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ये प्रोडक्ट थी, ये मैंने क्वांटिटी परचेज़ की है, क्या प्राइसिंग है, कोई इसके साथ मेरा ड्यू पेमेंट चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ से प्रिंट वगैरह भी आप निकाल सकते हैं, डेट और हिस्ट्री के साथ यहाँ पे मैनेज होता है। यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं, ड्यू पेमेंट्स हैं, परचेज रिटर्न भी डाल सकते हैं, यहाँ से स्टेटस अपडेट भी कर सकते हैं। एक होता है ना ये रिसीव्ड अपडेट का स्टेटस है, यानी ये फाइनल हो गई है, वरना मैं अपडेट स्टेटस भी करना चाहूँगा कि रिसीव्ड हुआ मुझे, या पेंडिंग है, या ऑर्डर्ड है, जो भी मैं इसके अंदर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा परचेज़ जो मैंने किया वो स्टॉक मेरे तक पहुँचा नहीं पहुँचा, ये आपने अपने हिसाब से देख लेना होता है। ठीक है, ऐड परचेज़ के अंदर आते हैं। मैंने ऐड परचेज़ के अंदर अपना सिंपली कोई भी सप्लायर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कोई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अली के नाम से मैंने लिखा। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ सप्लायर बनना, यहाँ प्लस के आइकन से भी आप सप्लायर बना सकते हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है ना नेम डाल दिया, मोबाइल डाल दिया, आपने नंबर वगैरह जो भी आपने चीज़ अपने हिसाब से डालनी है वो डाल सकते हैं। इसके बाद असाइन है, मैं कहता हूँ ये सप्लायर मैंने किसको असाइन करना है, अगर मेरा यूज़र कोई बना होगा तो मैं वहाँ कर सकता हूँ। इसका एड्रेस वगैरह, कोई इसके रिलेटेड आपने डाटा वगैरह पुट करना है, शिपिंग एड्रेस डालना है, ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ से भी सप्लायर ऐड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग है जिसके साथ आपका खाता मेंटेन है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, या सिंपली ड्रॉप डाउन में यहाँ पे रख के आपने सर्च करना है तो वो आपके सामने नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाता है। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे छोड़ दें, कुछ भी नहीं यहाँ पे डालना। बिजनेस लोकेशन कौन सी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, परचेज इसके लिए मैंने ऐड किया, ये पे टर्म है, मैं डे के हिसाब से डाल देता हूँ। परचेज स्टेटस है रिसीव्ड है, पेंडिंग ऑर्डर, जिस पर भी बात हुई है हमारी, डॉक्यूमेंट अटैच करना, परचेज ऑर्डर है कोई तो वो डालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना मेरे पास अभी जो है ना, मैं इसकी क्वांटिटी के अंदर 48 पीसीज है। मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी क्वांटिटी जो है ना 52 पीसीज और लिए हैं।
ठीक है। और इसकी टोटल अमाउंट 2600 बनी है। यहाँ पे वो अमाउंट डालनी है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आपको आई हैं। जैसे मैं कहता हूँ पहले 50 की आई थी, अब मुझे 55 की आई है। उस हिसाब से ये ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन आगे सेल कितने की करोगे आप। ये 70 था, अब मैं इसको चेंज करके 80 कर देता हूँ, सारी बात मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा। दूसरा यहाँ प्रोडक्ट की एक्सपायरी के बारे में बात हो रही है। अगर प्रोडक्ट की एक्सपायरी वगैरह का कहीं होता है मामला तो यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। जाके आपको नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपायरी का दी है, आपने जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं वहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी ऐड हो जाएगा। टोटल आइटम्स है 52, टोटल नेट अमाउंट 2860। अब यहाँ पे डिस्काउंट टाइप कोई नहीं है, परचेज़ के अंदर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा। शिपिंग डिटेल्स हैं, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट आई है अब दूसरे शहर से, तो मल्टीपल जो है ना मेथड वगैरह जो है ना डिलीवरी के अंदर यूज़ हुए, शिपिंग के अंदर पे मल्टीपल बसेज या डिफरेंट व्हीकल्स को यूज़ करके जो है ना मेरे तक ये चीज़ पहुँची है, ठीक है। तो मैं उसके चार्जेस यहाँ डालता जाऊँगा। जैसे मुझे जो है ना रूट 1 पे 500 रुपया लगा, ठीक है। रूट 2 पे 400 रुपया लगा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी जो परचेजिंग के अंदर आपके पास शो होती है, ठीक है। अब ऐड अमाउंट है, यहाँ मैं कहता हूँ कि 3760 है जो मैंने परचेज़ की है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री डाली 3000 की, कि मैंने ये जो है ना पेमेंट परचेजिंग अमाउंट में उसको दे दी हुई है ये फॉर्मोनिक्स सप्लायर को, ठीक है। अब यहाँ पे कैश मेथड है, कैश है, कार्ड है, बैंक ट्रांसफर, जो भी है, पे डेट टाइम है, ये चीज़ आपने अपने हिसाब से देख लेनी है, ठीक है। अकाउंट टाइप है, कोई अकाउंट वगैरह अगर आपने इस ऑप्शन के अंदर आकर बनाया हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे अपने नाम का या अमेज़न बैंक का या इसका ईजी पैसा में पे जो भी आपने बैंक अकाउंट बनाया होगा पेमेंट मेथड वो यहाँ शो होगा। और नोट्स वगैरह भी आप लिख सकते हो। पेमेंट ड्यू जो है 760 या मैं यहाँ सेव यहाँ पे उसमें लिखा है, अच्छा ये भी डालूँ, मैं कहता हूँ पेंडिंग में है, ठीक है। सेव में मैंने सेव कर दिया। ये ऑटोमेटिकली लिस्ट परचेज में ये देखो ये मेरा पेंडिंग का स्टेटस पार्शियल पेमेंट स्टेटस बता रहा है, यानी मेरी अभी पेंडिंग पेमेंट है 760 में। इसको ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है। अगर मैंने आने वाले टाइम में एग्जांपल के तौर पे इसके पेंडिंग पेमेंट भी दे दी है इसको, ठीक है। परचेज के अंदर पेंडिंग पेमेंट इसकी 760 थी, मैंने दे दी है। ऐड पेमेंट में आता हूँ तो यहाँ पर 760, अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने अभी 500 दिया है या कुछ अमाउंट कम भी करता हूँ फिर भी जो बाकी पेंडिंग बचेंगे वो आपके खाते में आ जाएंगे। अभी 760 है, मैंने अकाउंट टाइप है, कोई भी अटैचमेंट सेलेक्ट करनी हो जैसे इनवॉइस नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जब मैंने सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया पेड में, पेमेंट स्टेटस पेड में चला गया और कोई भी परचेज़ की अमाउंट पेंडिंग नहीं रही। और दूसरा यहाँ पर मेरे पास डेट और टाइम भी मैंने जोड़ा कि पहले मैंने 3000 दिया फिर 760 रुपये आए। अगर प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आप इसका प्रिंट वगैरह का भी जनरेट वाला मामला कर सकते हो, ठीक है। सारा खाता लिखा होता है इसके ऊपर। अब ये इसकी सारी थी वर्किंग वगैरह। अगर मेरे पास प्रोडक्ट पहुंच गई है तो मैं इसका अपडेट स्टेटस करके पेंडिंग को रिसीप्ट में डालूंगा, अपडेट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिसीप्ट में चला गया, ठीक है। इस तरह ये परचेज वाला काम करता है। लिस्ट परचेज रिटर्न, कोई भी परचेज आपने रिटर्न करनी है तो आप यहाँ पे क्या है ऐड पे आके परचेज जो है ना प्रोडक्ट यहाँ पे बिजनेस लोकेशन है फॉर्मोनिक्स, ठीक है। सप्लायर कौन सा था, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट मैं खोल कर लेता हूँ, जैसे डेमो कौन सी प्रोडक्ट थी ये हमारे पास, पहले ये हम देख लेते हैं। जिसकी मैंने परचेज डाली है ना उसी प्रोडक्ट का मैं रिटर्न डाल के आपको दिखाता हूँ कि क्या वो रिटर्न आई है या नहीं। डेमो 11 साइज स्मॉल, ठीक हो गया डेमो ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कितनी क्वांटिटी रिटर्न डाली है, तो मैं कहता हूँ 50 पीस जो है ना रिटर्न डाल दिया। अभी मेरी प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको मैं प्रोडक्ट की टोटल जो है ना क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना डेमो 11 स्मॉल साइज़ के अंदर जो है ना ये चीज़ मेरे सामने है। स्मॉल है, ये देखें ये देखें ये देखें, यहाँ पे जो है ना मेरे पास स्टॉक कितना शो कर रहा है 100 का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है परचेज रिटर्न डाल दूँ, 50 मैंने रिटर्न डाल दी, ठीक है। प्राइस मैंने किस हिसाब से रिटर्न दी है, परचेज टैक्स है नहीं है, सबमिट कर दिया मैंने। पेमेंट स्टेटस ड्यू है, यानी पेमेंट वगैरह मुझे मिली है नहीं मिली है ये अभी बाद में कंफर्म होगा। अगर मैं इसी को रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी देखते हैं कि ये भी स्टेटस में है, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है ना स्मॉल साइज़ का 50 पीसेज रह गए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या थे 100 पीसेज थे। अगर मैंने इसकी रिटर्न डाल लिया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न डल गई है और ये पेमेंट मेरे पास आ गई। अब मैं ये एक्शन पे इस पर व्यू करके देखता हूँ ना
तो ये मेरी 2750 की पेमेंट है जो मेरे सप्लायर ने मुझे वापस करनी है, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न वापस भेज दिया उसको, समझ गया। तो ये परचेज वाला काम इस तरह से मैनेज होता है। उसके बाद हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स के अंदर भी काफ़ी सारे हमारे पास फीचर्स हैं। इसके अंदर ड्राफ्ट, कोटेशन, शिपमेंट, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये मैनेज करता है, ठीक है। पी ओ स्क्रीन भी यहीं पे मैनेज होती है। ऑल सेल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो पेंडिंग में हो, डिलीवर्ड हो या खाता सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। अब यही देखें, यहाँ पे कुछ कस्टमर है वर्किंग कस्टमर जिसका आपने खाता मेंटेन नहीं करना, ठीक है। कुछ होते हैं जिनका आपने डाटा मेंटेन करना, तो यहाँ पे डिफरेंट दिखा ये देखें। अब ये पार्शल शो कर रहा है। पार्शल में क्या है, टोटल अमाउंट की 60 रुपये, इसमें 30 रुपये दिए, बाकी इसकी पेमेंट वापस माइनस में चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, ये देखिए यही चीज़ जो है आपके सामने है। और यहाँ पे ना दो ऑप्शन है प्रिंट के, क्या बोला। अब एक होता है पैकिंग स्लिप, जिसके अंदर आपकी प्राइस वगैरह नहीं मेंशन होती, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यानी एक पीस ये वाली प्रोडक्ट का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस निकालता हूँ ना, तो ये पैसों के साथ मुझे देगा, ठीक है। ये जो है पैकिंग स्लिप, जब आपने कोई भी वर्किंग करनी है, आपने सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करके कोई भी टास्क परफॉर्म किया छोटा सा, कि प्राइस मेरी शो ना हो, किसी आपने अपने वर्कर को जो है ना एक गोदाम से प्रोडक्ट निकलवाने के लिए पैकिंग स्लिप का यूज़ किया है, जिसके ऊपर प्राइसेस मेंशन नहीं है, क्योंकि उससे इस चीज़ से कोई काम नहीं है। तो सेल के अंदर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आपकी प्राइवेसी वगैरह भी रहे, कि आपको प्रोडक्ट कितने की आई और कितने की गई, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से ऐड होती है। अगर ऑल सेल्स की बात करें, यहाँ पे आया सर्विस है। अगर कोई सर्विस वगैरह हमने बनाई है तो ये वो आ जाएगा। कस्टमर है, अब कस्टमर कौन सा है, कस्टमर के बारे में बात करें। अच्छा, सेल की बात कर रहे थे अभी हम, कि सेल वाले मामले में कैसे ये काम करता है। बुकिंग कस्टमर भी हो सकता है, और मेरा कोई और कस्टमर, जैसे डेमो पे क्लिक किया तो ये मेरा एक डेमो क्लाइंट है, जिसकी तरफ मेरा ये कस्टमर का पेंडिंग बैलेंस चल रहा है, इसने ये मेरे पैसे देने हैं। स्टेटस क्या है, फाइनल है, ड्राफ्ट है, कोटेशन है। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैं सेल में डाल रहा हूँ, तो मैंने उसका स्टेटस यहाँ पे डालना है, ताकि मेरे सॉफ्टवेयर को आइडिया हो कि ये चीज़ मेरी पेंडिंग में है, ये किस चीज़ की तरह बिहेव कर रही है, किस स्टेटस में बिहेव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ स्टेटस में अगर फाइनल रखता हूँ तो फाइनल हो जाएगा, अगर ड्राफ्ट रखूँगा तो मेरी ये सेल ड्राफ्ट में रहेगी, उस टाइम तक मेरा इन्वेंट्री माइनस नहीं होगी, ठीक है। इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा, ये क्लाइंट का जो है ना बिलिंग और शिपिंग डिटेल्स है। अगर आपका किचन या इस तरह का जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह, तो ये उसके अंदर ये सिलेक्ट टेबल और सर्विस स्टाफ का काम आता है, ये भी यहाँ पे ये फीचर्स हैं, ये बुकिंग, किचन और ऑर्डर वाले काम में। अगर आपने सीधी सीधी सेल डाल ली है तो सिंपल यहाँ नीचे आए, मैं किसी भी प्रोडक्ट को कॉल कर लेता हूँ करना। अब ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे कॉल कर लेनी है, जो भी साइज है सेलेक्ट करना, 99 पीसेज है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 50 पीस क्वांटिटी डाली, और इसकी जो यूनिट प्राइस वैसे तो 75 रखी थी, लेकिन इसने मेरे से प्रोडक्ट ज़्यादा ली है, तो मैं इसका जो है ना स्टेटस अपडेट करके 70 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। डिस्काउंट को देना, जैसे मैं परसेंटेज का ना डिस्काउंट देता हूँ कि 2% डिस्काउंट है, ठीक है। 2% डिस्काउंट जो है 70 पे इसको डिस्काउंट मिल गया ऑटोमेटिकली। तो ये आप फिक्स और परसेंटेज का यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो नोट्स वगैरह आपने अपने लिए लिखने हो डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको याद रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करें। डिस्काउंट टाइप यहाँ पे भी आप दे सकते हो सेल के अंदर। ये शिपिंग डिटेल्स है, शिपिंग एड्रेस है, ये सारी चीज़ें अगर आप डालना चाहो तो ओके है, अगर ना डालना चाहो तो ये ऑप्शनल है, ये एडिशनल एक्सपेंस है, ये चीज़ें आपकी याद। मेन चीज़ यही है कि आपने सप्लायर सेलेक्ट किया, स्टेटस सेलेक्ट किया, और नीचे प्रोडक्ट का बता दिया कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी सेल में गई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, या प्रिंट निकालना तो प्रिंट पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल ऐड हो गई है, ठीक है। लेकिन वो ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल अब मैंने इसके अंदर जो है ना कौन सी प्रोडक्ट कॉल की थी, मेरी थी प्रोडक्ट डेमो 12, ठीक है। डेमो 12 के मैंने यहाँ पर 50 के पीस बेचे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आता हूँ मैं, ये डेमो 12 है, जिसके अंदर अभी प्रेजेंट स्टॉक 99 ही है। पहले भी 99 था, अब भी 99 है। जब तक मैं इस ड्राफ्ट को एडिट करके दोबारा फाइनल में कन्वर्ट नहीं करूँगा, जैसे ये देखना, ये स्टेटस है, इसको आपके सामने मैंने फाइनल में कन्वर्ट किया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो है स्टॉक माइनस होगी, ठीक है। ये वही डेमो 12 का जो भी अभी हमने देखी है, और यहाँ से स्टॉक माइनस हुआ 50 का, तो 49 रह गया, ये आपके सामने उसने मेंशन कर दिया। अगर मैं इसी प्रोडक्ट का स्टॉक हिस्ट्री भी देखना चाहूँ तो वो भी यहाँ से देख सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट्स में आते ना, स्टॉक रिपोर्ट की बात करें, तो अब स्टॉक रिपोर्ट में मैंने देखना है प्रोडक्ट थी डेमो 12 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम जो है मैं देख लेता हूँ, ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट 12 है। इसकी मैं स्टॉक हिस्ट्री के अंदर आता हूँ,
तो ये मेरे सामने सारा डाटा मेंशन हो रहा है कि 100 पीस आया, फिर एक पीस भी गया था, और 50 पीस की जो है ना क्वान्टिटी मेरी से माइनस हुई थी। और किसने की थी, कस्टमर का नाम भी बता दिया किस कस्टमर को गई है, रेफरेंस नंबर, डेट, टाइम, न्यू क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक ये था 100 का। बाद में 2 सेल्स आई हैं, ठीक है, इसको एक्सेल CSV किसी भी फॉर्म में प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कॉल करके किसी के भी स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हो। एक ये ऑप्शन है, यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट निकल आता है। एक यहाँ आप रिपोर्ट्स के फीचर में आके भी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। बट सेल वाले मामले में यहाँ तक समझ आ गई कि ऑल सेल्स के अंदर ये सेल मैंने डालनी है, तो किस तरह स्टेटस इसके अपडेट करने हैं, क्या मामला करना है, ठीक है। सेल में भी सेम वैसे, अगर आपने पेमेंट ऐड करनी है, यानी पेमेंट उसने मुझे क्लाइंट ने दे दी, आपने इसकी ऐड पेमेंट करनी है। टोटल अमाउंट थी 3430 रुपये, 3430 रुपीज़। मैं कहता हूँ सेव, ऑटोमेटिकली इसका जो है कैश के साथ ही ये ख़त्म हो गया खाता। और अब इस महीने का कोई भी मेरे साथ इस तरह इस वाली सेल के अंदर हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री है मतलब कि कोई खाता नहीं रह गया मेरा, इसका सेल ड्यू है, सेल ड्यू ज़ीरो हो गया हुआ है, ठीक है। ये सारा इसने यहाँ पे शो किया है। अब ये सेल वाला काम है, ऐड सेल को भी समझ आ गया। लिस्ट पीओएस के अंदर बात करें तो यहाँ पीओएस के अंदर भी जो ऑर्डर पीओएस से आए होंगे ना, वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ये वर्किंग कस्टमर होगा तो वर्किंग कस्टमर का लेवल आता है। यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, फिल्टर के साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज़र। अब मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे इस यूज़र के शो है, तो इस यूज़र ने जितनी परचेजिंग की होगी ना, सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस लोकेशन फॉर नोटिस के डाल देते हैं, ठीक है। शिपिंग स्टेटस ऑल, डेट रेंज क्या, लास्ट 7 डेज की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना स्पेसिफाई कर देता है मेरे लिए पीओएस की स्क्रीन का सारा सेटअप। यहाँ पीओएस, अगर मैं पीओएस पे क्लिक करता हूँ तो ये पीओएस स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बारे में पहले ही वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये उसके बाद आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वाले फीचर को भी मैंने बता दिया, सिंपली जैसे सेल ऐड करते हैं, अब वहाँ पे स्टेटस जो है हमने ड्राफ्ट डाला होता है, तो ये ड्राफ्ट वैसे भी ऐड कर सकते हैं, और स्टेटस को अपडेट करके भी आप डिफरेंट फीचर्स में डाल सकते हो। ड्राफ्ट भी ऐसे काम कर रहा है, कोटेशन भी, और सेल रिटर्न। अगर मेरी कोई सेल की रिटर्न है ना, तो यहाँ पे वो मेंशन हो जाती है, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया, ठीक है। अब यहाँ पे शिपमेंट्स की बात हो रही है। शिपमेंट्स के अंदर क्या होगा कि कोई भी शिपमेंट वगैरह मेरी आ रही है, तो वो यहाँ कैसे मैनेज कर रही है, डिस्काउंट्स वगैरह कैसे हैं। डिस्काउंट्स वगैरह मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ डिस्काउंट आके मैं किसी भी सिलेक्टेड कैटेगरी के ऊपर डिस्काउंट जो है ना दे सकता हूँ। मैं इस कैटेगरी के ऊपर इस डेट से लेके इस डेट के ऊपर जो है ना मैं सेल ऑफर करना चाह रहा हूँ, कुछ परसेंट डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो ये वो अमाउंट आ जाती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है ये भी आपके कई लोगों के जो है ना बिजनेस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। दूसरा इम्पोर्ट सेल है, कोई सेल वगैरह आपके पास ज़्यादा है, आप इकट्ठी भी इम्पोर्ट करके यहाँ पे अपना डाटा वगैरह ला सकते हो। तो ये परचेज एंड सेल, ये दो फीचर जो है ना इस तरीके से काम करते हैं। बाकी जो है अगर अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते जी, नेक्स्ट अपने फीचर की तरफ चलते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र्स के बारे में बात होगी। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र क्या होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफ़र किया है। अब वो लोकेशन होता है फ्रॉम लोकेशन टू सेकंड, यानी आपके दो वेयर हाउसेज है, एक वेयर हाउस से जो है आपका डाटा मूव करके दूसरे वेयर हाउस में जा रहा है, प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे कॉल करके आप अपने स्टॉक के ट्रांसफ़र की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ब्रांच सिस्टम है, सारी बात है कि चीज़ें मैनेज होती हैं। अब आपके जो ऑर्डर टिकर्स होंगे, सारी बात है कि दोनों ब्रांचेस के अलग-अलग होंगे, दोनों बिजनेसेस के अलग-अलग हो सकते हैं, और आपका स्टॉक एक हो सकता है कि दोनों ब्रांचेस के अंदर बिक रहा है। एक हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार एक जगह पे अब स्टॉक नहीं चाहिए मुझे, मैंने दूसरी जगह पे मूव करना है जहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो ये उस हिसाब से ये चीज़ जो है ना आप सेट कर सकते हैं। पेंडिंग है, इन ट्रांजिट है, कम्प्लीटेड है, ठीक है। ये आपने डॉक्यूमेंट कोई भी जो है ना सेलेक्ट कर लेना, जैसे डेमो 12 है, ठीक है। मैं एक जो है ना यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ये मैंने स्टॉक एडजस्टमेंट डाल दी। यहाँ से प्रिंट करके मैं ये यहाँ से ये प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सारा रेफरेंस नंबर, स्टॉक ट्रांसफर का ये पूरा मेरे पास स्ट्रीम मैनेज हो रही है। इसको आप एक्सेल वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर व्यू करता हूँ तो ये व्यू में भी शो कर रहा है कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये एक्शन ऐड किया जिसके अंदर ये एक पीस दूसरी ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट है। स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास वेयर हाउस के अंदर स्टॉक वगैरह जो पड़ा होगा वो आपने सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट वाला वगैरह जो है ना आपने कॉल कर ली, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपने कॉल की, उसकी जो है ना स्टॉक एडजस्टमेंट की। अब मैं कहता हूँ कि यार
एडजस्टमेंट जो है ना किस हिसाब से ठीक है, एडजस्टमेंट की टाइप यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये क्या होता है कि स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है, ऐसे मैं कहता हूँ एग्जांपल के मेरे जो है ना स्टॉक पीछे पड़ा हुआ है। अब स्टॉक जो है ना क्वांटिटी सॉफ्टवेयर के अंदर और वहाँ जो प्रेजेंट क्वांटिटी है ना स्टॉक की वो डिफरेंट है, तो फिर मैं स्टॉक एडजस्टमेंट के साथ जो है ना ये दोनों को टैली करके सेम डाटा जो है ना मैनेज कर लेता हूँ, कम किया जाता है, ठीक है। और ये स्टॉक एडजस्टमेंट का काम है। एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज बनती है कि आप किस तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं। ऐड एक्सपेंस के अंदर आते हैं सब कैटेगरी, एक्सपेंस कैटेगरी आपने पहले कैटेगरीज बना लेनी है। कैटेगरीज क्या है कि आप अपने ऑफिस का, अपने अपनी लोकेशन, बिजनेस के हवाले से कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर बुकर है, आपका जो है ना कोड में डाल देता हूँ, कैटेगरी कोड है ऑर्डर बुकर, ठीक है, ये भी मैंने डाल लिया। और ऑर्डर बुकर की भी सब कैटेगरी डाल ली, ठीक है। तो ये डालना चाहिए तो डाल सेव कर दिया। अब ये जो है कैटेगरी डाल दी। अब अगली दफ़ा मैं जब भी एक्सपेंस ऐड करूँगा, एक्सपेंस की कैटेगरी जो है मेरे पास ऑर्डर बुकर है कि ऑर्डर बुकर ने इस लोकेशन के ऊपर एक्सपेंस फॉर किस बंदे के लिए एक्सपेंस किया, ठीक है। एक्सपेंस से कॉन्टैक्ट किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंस हुआ, किस कॉन्टैक्ट पे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसको प्लीज लग पे रखना, तो ये वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। टोटल अमाउंट मैं कहता हूँ मेरा 500 का एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस मोड का यहाँ पे डालना है। डिफंड नहीं, रिकरिंग यानी कि अभी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं। रिकरिंग इंटरवल यानी डेली बेस पे हो रहा है, मंथली हो रहा है, ये सारी चीज़ें। नंबर ऑफ रेपिटेशन है, ठीक है। यह अमाउंट है, मैं कहता हूँ 500 का एक्सपेंस हुआ, 500 मैंने नहीं दिया। और यहाँ पे जो है ना पेमेंट है, ड्यू में डाल दिया 500, मेरा जो है ना ये एक्सपेंस ऐड हो गया और मैंने इसकी पेमेंट भी कर दी है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव वगैरह जो है इसको भी आप यहाँ पे व्यू पेमेंट्स को करके एडिट कर सकते हैं, ये सारे मामला कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं खाली व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इस तरह शो कर देता है मुझे, ठीक है। एक्सपेंस कैटेगरी अकाउंट्स है। पेमेंट अकाउंट्स की बात हो तो यहाँ पे लिस्ट अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ट्रायल, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब लिस्ट अकाउंट्स है, मैं कहता हूँ एक नया अकाउंट बनाया जिसके अंदर टोटल 55 का, ठीक है। ये मैंने ऐड किया। मैंने यहाँ अकाउंट का बता दिया, जैसे मिजान है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप आपने पहले बना लेनी है यहाँ से जाके, ठीक है। ये सारी जो है ना अकाउंट्स को यहाँ से मैनेज करेंगे, जितने भी अकाउंट टाइप्स हैं ना। जैसे अकाउंट टाइप मैंने बना ली। अब मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन की ये है अकाउंट टाइप, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अकाउंट टाइप बन गई। अब मैं जब अकाउंट ऐड करूँगा तो अकाउंट टाइप के अंदर मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जो है मिजान लिख लेता हूँ सिंपल, ओके। ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये लेबल वगैरह को इस तरह की चीज़ें डालनी है। तो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे अपना मेंशन कर लूँगा जो भी मेरा मिजान का होगा, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैंने डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफ़र करना है, ये इस अकाउंट को यहाँ क्लोज करना है, अकाउंट बुक देखनी है। तो यहाँ सारी चीज़ें अलग अलग अकाउंट्स के हवाले से मैनेज होंगी। उस अकाउंट के रिलेटेड बैलेंस शीट है। अब जो भी पेमेंट्स का लेन देन है किस भी अकाउंट से हो रहा है, ट्रायल फ्लो बैलेंस है, तो ये वो चीज़ है। कैश फ्लो है, कैश फ्लो किस फॉर्म में हुआ है, ठीक है, पूरा वो बताता है। पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट, अब उस अकाउंट के ऊपर जितनी भी आई होंगी वो यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले जो है यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं डल रहा था और सेल्स इनवॉइसेस काफ़ी सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस इनवॉइस को जो है ना मैंने लिंक अकाउंट करना है मिज़ान वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार इस अकाउंट में इसकी पेमेंट आ गई और मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अगर आपके पास पहले इनवॉइसेज है तो आप इसका ऐड कर लो, नहीं तो अगर आप नेक्स्ट जो है नई सेल जनरेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इस अकाउंट को वहाँ सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये रिपोर्ट का सेक्शन आता है। अच्छा, अब रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट करता है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट बाय कैटेगरी है। अगर आल लोकेशन नहीं चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे इस ब्रांच का चाहिए कि डाटा क्या हुआ है, एक्सपेंस कैटेगरी से क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट मुझे किस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा दिया है, प्रॉफिट बाय इनवॉइस, डेट, ठीक है, किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा परचेजिंग की है, प्रॉफिट बाय डे, किस दिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मंडे को 300। अभी देखिए यहाँ पे मुझे इसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे प्रॉफिट सैटरडे को हुआ। तो हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, आपने सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करके पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में निकाल के डाटा अपने पास सेव कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का काम मेन है कि आपको सारी रिपोर्ट्स सेपरेट सेपरेट करके दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आता है परचेज एंड सेल। आपने जितने भी परचेज और सेल वगैरह किए हैं वो सारी यहाँ पे अमाउंट आ जाती है। सिंपल मैं लोकेशंस का कर लेता हूँ, फिल्टर डेट कहता हूँ कि दिस मंथ में जितनी परचेजिंग है। अब ये देखें ये टोटल परचेज है
इंक्लूडिंग टैक्स ये है और टोटल सेल मैंने इतने की है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं प्रिंट वगैरह कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट अगर आपने टैक्स वगैरह जो है लगाया हुआ अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इनपुट आउटपुट और एक्सपेंस टैक्स ये सारी चीज़ें जो है टैक्सेस की भी मैनेज करेगा। सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट, कोई भी आपके सप्लायर या कस्टमर है, आप उसका यहाँ पे जो भी खाता है ना वो सारा मैनेज हो रहा है। लेजर है, उसकी कितनी परचेजेज है, क्या स्टॉक रिपोर्ट है जो उसने उसके साथ मैनेज की हुई है, सेल्स कितनी है, उसने सब्सक्रिप्शन लिया कि नहीं लिया, डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स अगर आपने उसका कोई ऐड किया या उसने ऐड किया, कितनी पेमेंट्स आई हैं, ठीक है, ये पेमेंट्स का बता रहा है, कौन सी ड्यू में है कौन सी नहीं है, ये सारी जो है ना पेमेंट फॉर, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट के बारे में सारा उसने डिटेल दे दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ के अंदर इस बंदे को वो जो है ऐड किया और अभी सिर्फ एडिट किया। अब जो भी इस चीज़ के ऊपर परफॉर्म होगा ना, जिस क्लाइंट के ऊपर कोई भी चीज़ परफॉर्म हुई है वो सारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे लेजर है, लेजर जो है ये देखिए पूरी टोटल शो कर रहा है पेमेंट अदर। अब लेजर के भी 2-3 फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके सामने है फॉर्मेट, ठीक है। ये देखिए ये सेल के वाले से एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पीडीएफ का आइकन है, पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने लेजर की पूरी जो है ना पीडीएफ फॉर्म मिल जाती है। यहाँ पर सारा कुछ जो है ना उसके बारे में लिखा होता है कि ग्रीन जोन ये बंदा, ये एड्रेस, ये नंबर, इस टाइम पे ये चीज़ें सारी मामला की हैं, ये इस तरह शो कर रहा है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में निकाल लेते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, ये चीज़ होगी। अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कस्टमर ग्रुप्स रिपोर्ट, अगर आपने कस्टमर का कोई ग्रुप बना दिया ना, तो आप ग्रुप्स वगैरह की भी रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कस्टमर का कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं बना हुआ, इस वजह से यहाँ पे उस चीज़ को भी नहीं शो कर रहा। आगे स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट जो है प्रोडक्ट्स में भी शो हो जाती है, यहाँ भी शो हो जाती है। अभी आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे है उसकी पूरी की पूरी स्टॉक हिस्ट्री यहाँ पे मैनेज हो सकती है कि आपके पास कितनी थी, कितना ऐड था, कितनी माइनस हो गई है, करंट स्टॉक क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता है, ठीक है। ये मेरी एक प्रोडक्ट का नेम था सिंपल, और यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस मेरा 5 था और मेरी अभी सिर्फ -1 हुई है, न्यू क्वांटिटी 4 की है, और डेट और टाइम भी मेंशन है कि जो एक गई है वो किस टाइम किस डेट को गई है और किस बंदे ने गई है। ये बाकी कस्टमर है जिसका डाटा नहीं मैनेज होता है, ये आपको पता है, इसका ज़रूरत नहीं होती। जिस क्लाइंट का यहाँ पे नेम के साथ आपने मेंशन करना है तो वो आपने कॉन्टैक्ट एक बना लेना है कस्टमर का और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट है। कोई प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर स्टॉक की एक्सपायरीज वगैरह होती हैं, तो वो यहाँ पर आपने अगर प्रोडक्ट में ऐड किया तो यहाँ पे वो चीज़ एंटर हो जाती है। लोड रिपोर्ट है, ठीक है। लोड रिपोर्ट भी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लोड नंबर जिसको हम कहते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट है, उसके बारे में ऊपर बात होगी। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा बिकी होगी तो वो यहाँ पे बता देगा कि डेमो 12 वाली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकी है, टोटल यूनिट इसके 51 सोल्ड हो गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज है। ये फुल स्क्रीन के ऊपर ये देखिए इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। बहुत ही तरीके से जो है आपके पास सारा का सारा आइटम्स रिपोर्ट है। आइटम्स की अब रिपोर्ट लेकर आ जाती है कि कौन सी आइटम जो है ना ओपन स्टॉक से है, कौन सी जो है ना इसकी परचेजिंग है, क्या स्टॉक का परचेज प्राइस क्या है, सेल क्या है, किस लोकेशन पे ये सेल हुई है, कितने पीस हुई है, सारी चीज़ें जो है ना आइटम्स की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट है, आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज की है, ये देखिए डेमो 11 का मैंने जो है क्वांटिटी 52 है, मैंने जो है इसको एडजस्ट कर दिया। इसके कितने पीस किया, जितने भी परचेजिंग होगी ना सारी यहाँ पे मैनेज हो जाती है। फिल्टर्स वगैरह भी लगा देते हैं। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया, डिटेल्ड विद परचेज, ग्रुप्ड बाय डेट, बाय कैटेगरी, बाय ब्रांड। प्रोडक्ट सेल की रिपोर्ट हर फॉर्म में आपको दे रहा है, जिस भी फॉर्म में आपको डाटा इसका चाहिए होगा। परचेज पेमेंट रिपोर्ट है, पेमेंट की भी आपको रिपोर्ट देता है कि आपने जो परचेजिंग की है इसके अंदर क्या आपके अकाउंट्स की रिपोर्ट है और पैसों वगैरह का। अब सेल की पेमेंट रिपोर्ट है, सेल के अंदर आपने जो किया उसके अंदर पेमेंट आपने कैश में सारी की है, अगर आपके बैंक का ट्रांसफ़र या कोई और ऑनलाइन ट्रांसफ़र है तो उसके बारे में भी सारी यहाँ ये डिटेल मेंशन कर देता है, और अमाउंट भी मेंशन करता है कि कब कब कैश आया, किस टाइम आया, किस डेट पे गए, किस बंदे ने क्या दिया। एक्सपेंस रिपोर्ट है, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे। अभी अदर एक्सपेंस ये 500 एक्सपेंस अभी हमने ऐड किया था, ये वो चीज़ है। ऑर्डर बुकर बंदा है जिसने 500 का एक्सपेंस कराया, टोटल भी 500 ही है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं रजिस्टर रिपोर्ट। अब रजिस्टर क्या होता है कि डेली बेस पे जितनी भी सेल्स आ रही हैं उनके बारे में सारा डाटा मैनेज हो रहा होता है यहाँ पे। अब आगे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके मैं इसका पूरा रजिस्टर देख सकता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स कौन सी ज़्यादा सोल्ड हुई, ठीक है, टोटल रिफंड क्या है, टोटल पेमेंट क्या है, क्रेडिट सेल्स क्या है। क्रेडिट सेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जो खाता सिस्टम वाली सेल्स होती है ना वो वाली, और टोटल सेल भी यहाँ मेंशन हो रही है, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जो प्रोडक्ट सोल्ड हुई है उनके रिलेटेड भी इस तरह काफ़ी सारा जो है ना ये डाटा यहाँ पे मेंशन किया गया। सेल रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट, अब यहाँ पे सेल्स जिस बंदे ने निकाली है, यही मेरा कोई और यूज़र है या मेरा कस्टमर है, अब इसने कौन सी कस्टमर की जो है ना एक्सपेंस वगैरह सेल वगैरह ऐड की है वो यहाँ सारा बताएगा।
ठीक है। कुछ पेमेंट कोई पेड में है, कोई ड्यू में है, कोई पार्शल में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अलग अलग मैनेज हो रही है। यहाँ टेबल रिपोर्ट है, टेबल्स वगैरह ये उस टाइम यूज़ होती हैं जब आपका कोई किचन वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर आपने वर्किंग की है, ठीक है। तो इसको भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी लॉग के अंदर क्या होता है कि आपका किसी भी यूज़र या आपने कोई भी वर्किंग अगर वगैरह की हुई है तो ये जो है ऑटोमेटिकली उसके बारे में बता देता है कि इस बंदे ने इस टाइम पे इस डेट पे ये एक्शन परफॉर्म किया, ये इसने पेमेंट ऐड की, ये पेमेंट को इसने एडिट किया, और उसके बाद इनवॉइस नंबर्स भी बताता है कि किस इनवॉइस के अंदर जो है ना इस बंदे ने वर्किंग की है। तो जहाँ पे भी आप जो है मॉनिटरिंग करना चाहें, ट्रैकिंग करना चाहें, तो ये चीज़ वहाँ पे काम आ सकती है आपकी काफ़ी, ठीक है। ये बुकिंग्स वाला काम आ गया। बुकिंग्स क्या होती है कि आपने कोई डेट वगैरह बुक की, कोई अपॉइंटमेंट है या कोई भी चीज़ है, तो आपका ये जो है ना सॉफ्टवेयर ये आपको बताएगा कि अपॉइंटमेंट वगैरह आपने कैसे करनी है। बुकिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ऐड न्यू बुकिंग है। अब आपने सिंपल कस्टमर बताना है कि इस कस्टमर के साथ आपकी बुकिंग है, बिजनेस लोकेशन कौन सी वाली ब्रांच से आप कर रहे हैं। टेबल ये सर्विस तो ये रेस्टोरेंट्स में आ जाती है, यहाँ पे भी रिमूव कर देते हैं। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, कब मेरी बुकिंग है, किस दिन और किस टाइम पे है। सेलेक्ट का रेस्पॉन्डेंट, इस बंदे ने जो है ना डील करना है उस कस्टमर के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है। ये किचन वाला काम है, ये चीज़ जो है रेस्टोरेंट वाले सॉफ्टवेयर में आएगी। यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों की बात करें ना तो ये आपको फीचर्स कहाँ से मिलते हैं। देखिए टेबल यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस यहाँ से, मॉडिफायर्स भी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे फीचर्स नहीं चाहिए, मैं इनको ऑफ करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे आया बिजनेस सेटिंग्स में। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ नीचे मॉड्यूल्स पे आया। अब मॉड्यूल्स के अंदर ये देखें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे टेबल, मॉडिफायर्स, बुकिंग्स पे नहीं चाहिए, सर्विस स्टाफ भी नहीं मुझे जो है इसका मैनेज करना, किचन भी नहीं है, टाइप सर्विस भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे फीचर्स जो है इसमें से ऑफ हो जाते हैं डायनेमिकली, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह काम करती है। नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स हैं, अगर आपने ईमेल पर नोटिफाई करना क्लाइंट्स को दिए उस टाइम काम आता है। रिपोर्ट्स के सारी फीचर्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर सेटिंग्स के बारे में हम देखेंगे कि पूरी सेटिंग्स कैसे काम कर रही है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है बिजनेस का नेम, यहाँ पे हमने डाला स्टार्ट डेट है, प्रॉफिट है, और ट्रांजैक्शन है, लोगो वगैरह है, सिंबल, ठीक है। टाइम जोन है, अब मैं यहाँ पे कराची कर लेता हूँ, तो पाकिस्तान का कराची है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, टाइम जोन के हिसाब से मैनेज करेगा। कोई भी यहाँ पे वर्किंग कर रही है। अब करेंसी पे जो है मुझे पैसा में नहीं चाहिए, मेरी करेंसी जो है पीकर में एग्जैक्ट काम करती है। ये वो है टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन डे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लोगों पर अपलोड करें इस तरह से, ठीक है। टैक्सेस वगैरह अगर आप किसी भी प्रोडक्ट यानी अपने पूरे सेटअप के ऊपर टैक्सेस डालना चाह रहे हैं तो कितना % टैक्स है वो यहाँ प्रोडक्ट है। आप प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड्स आने चाहिए, ये अनेबल रो पोजीशन सब यूनिट्स, ये चीज़ें जो है ना रो टैक्स वगैरह इस टाइम काम आते हैं। जैसे आपके एग्जांपल के आपका POS जो है ना एक्टिव है और आपका काफ़ी बड़ा मार्ट है, तो आपको ये चीज़ कैसे याद रहेगी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ करके पड़ेगी, ठीक है। तो ये उस टाइम काम आती है। और वारंटीज़ वगैरह भी देनी होती है, वारंटी में काम आएगा। तो इस तरह काफ़ी सारे हैं, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो काम करेगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अपडेट सेटिंग्स इस तरह। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में सेल्स आगे, सेल्स के अंदर कमीशन देनी है एजेंट को, जो यूज़र लॉगिन होगा सिर्फ उसे करना है, या किस यूज़र को करना है उसका लिंक जो है ना मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ओवर सेलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं महंगा भेज सकता है जितनी अमाउंट वहाँ लिखी है कि नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन है, इनवॉइस टाइप है, पेमेंट रिसीव्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ POS में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट कीज, ठीक है। कोई भी आप वर्किंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे POS स्क्रीन में सारे जो फीचर है ना यहाँ पे सब टोटल एडिटेबल है, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट जो है उसके ऊपर शो होगी POS स्क्रीन पे। ये देखें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर टिक करेंगे तो POS सेटिंग्स अनेबल हो जाएगी, नहीं तो बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये POS स्क्रीन की वीडियो पहले बन चुकी हुई है। परचेज़ की बात करें तो यहाँ पे परचेज इसके अंदर ये सारी चीज़ें अनेबल करनी है, मैं कहाँ कर रहे हैं। कैश डिपॉजिशन है, यानी मुझे किस तरह से पेमेंट्स आती हैं, कैश होता है या बैंक ट्रांसफ़र होता है। डैशबोर्ड है, ठीक है। थीम कलर है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये पर्पल कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने सेटिंग्स में अनेबल किया तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसका कलर वगैरह इस तरह से आप चेंज करेंगे। प्रीफिक्सेस वगैरह आपने कोई भी जो है परचेज वगैरह कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है तो वो इस नेम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ईमेल सेटिंग्स अगर आप ईमेल सेटअप करना चाह रहे हैं, SMS सेटिंग्स आ रही हैं, SMS अगर आप क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं,
रिवार्ड पॉइंट से रिडीम पॉइंट इसका नहीं काम कोई होता है। ये वीडियोस के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आप ये डायनेमिकली चीज़ अलाउ करना चाहते हैं तो फिर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ कस्टम लेबल का, कस्टम लेबल्स क्या होते हैं, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप कहते हैं कि यार मुझे जो है ना कस्टम लेबल्स चाहिए, मैं कस्टम लेबल जो है ना ऐड करके अपनी जो है ना कुछ डिटेल भी सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं प्रोडक्ट में कहता हूँ कि आपने जो है ना प्रोडक्ट के अंदर मैंने ज़्यादा सारी डिटेल्स डालनी है कि साइज़, कलर, उसके अलावा कलर्स के अंदर मेरे पास 4-5, तो इस तरह कस्टम फील्ड के जरिए क्या होगा, साइज़, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको भी सिर्फ करके दिखाता हूँ, साइज़ और कलर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया ना, ठीक है, और ये कस्टम फील्ड के अंदर मैं ये फील्ड टाइप जो है टेक्स्ट में डेट भी करा या ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आएगा। तो एक लाइन में एक है साइज़, क्या मेरा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। और ये कलर में भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब इसको सेव किया, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से देखना कि आपको किस चीज़ में चाहिए। जैसे ऐड प्रोडक्ट में आता हूँ, अब ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद ये देखें साइज़, अब स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो मैंने सेलेक्ट कर लेना, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में भी आ सकता है। ये देखें, दूसरा था जिसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं अपनी डिटेल को भी यहाँ पर डाल के हम इसको मेंशन करेंगे। अब इसको करने का भला क्या फ़ायदा है। अब यहाँ लिस्ट प्रोडक्ट्स में आता हूँ ना मैं, तो जब मैंने डिटेल देखनी है ना अपनी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर मेरे सामने ये कस्टम फील्ड जो है ना, ये साइज़ और कलर की भी बन गई है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपना डाटा जो भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मेंशन होता जाता है। इस तरीके से आपका जो है ना हिस्ट्री अच्छी मैनेज होती है। जो आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स आपके पास रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना कस्टम फील्ड वाला काम करता है। कस्टम फील्ड जो है काफ़ी सारे उसमें है मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है। ऐसे ये कस्टम पेमेंट्स में है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, लोकेशन कस्टम फील्ड है, परचेज में है, यूज़र कस्टम फील्ड है, लोकेशन, ये सारी चीज़ों के अंदर ना कस्टम फील्ड इस तरह से ऐड की गई है ताकि क्लाइंट अपने मुताबिक की चेंजिंग करना चाहे तो कर सके। ठीक है। तो ये बिजनेस सेटिंग इस तरह होती है। बिजनेस लोकेशन यानी आप मल्टीपल ब्रांच सिस्टम बना रहे हैं, तो आपने सिंपली ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे अपने सारी डिटेल वगैरह फिल आउट की, कौन कौन सा अकाउंट है। जैसे यहाँ पे कोई भी अकाउंट्स आपने क्रिएट किए हैं, तो आप मल्टीपल ब्रांच सिस्टम के अंदर ब्रांच में अकाउंट्स वगैरह डिफाइन करते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह सारी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों से एक नई ब्रांच बन जाती है। ठीक है। उसके बाद इनवॉइस की सेटिंग्स है। इनवॉइस की सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप बिजनेस लोकेशंस के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जिस साइज़ का आपने प्रिंट निकालना वो डिफ़ॉल्ट इनवॉइस यहाँ पे आ गया। ठीक है। लोगो आपने अपलोड कर लेना अपने हिसाब से, जो भी आपने अपने करना होगा जो आप इनवॉइस पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। सब हेडिंग ये सारी चीज़ें भी आपको पता मॉड्यूल्स में आपको जैसे कस्टम प्रिंट है, इसी तरह आप इसमें कोई अपनी चीज़ ऐड करना चाहें जो हर इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होते है वो है। हेडर में कुछ लिखना है, फुटर में लिखना चाहिए वो है। क्या क्या चीज़ शो होनी चाहिए, यानी सेल्स पर्सन शो हो या ना हो, कमीशन एजेंट नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा क्लाइंट की आईडी शो होनी चाहिए, शो क्लाइंट आईडी, कस्टमर हो, सिटी दिलानी चाहिए, कंट्री वगैरह स्टेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, मोबाइल नंबर शो हो। ठीक है, ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट का लेबल है, प्रोडक्ट का आगे क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो अनेबल है वो शो होगी। जो आपको चाहिए वो आप अनेबल कर सकते हैं। जैसे सब टोटल है, ठीक है, हमें ये ज़रूरी है, वॉइस नंबर भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। आप अपने हिसाब से कस्टम इनवॉइस भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे जो है 80 mm के पेपर साइज़ में, यानी इनवॉइस जनरेटर वाले साइज़ में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे साइज़ में चाहिए, तो आप यहाँ पे एक न्यू इनवॉइस बना के ना, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ 1, अब यहाँ पे सिक्वेंशियल का कर दिया मैंने। ठीक है, 1 किया। अब ये 1 जो आ गया ना, इसको मैं करूँगा एडिट करके इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने डालनी है ना वो डालूंगा। इनवॉइस लेआउट्स में आया। ठीक है। अब ये जो है ना इनवॉइस लेआउट्स में आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाना बिल्कुल यहाँ पे बनाया, तो जो जिस तरीके से आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना। तो ये इनवॉइस वाला काम ऐसे है। बारकोड सेटिंग्स है, बारकोड की सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐड न्यू सेटिंग में जाता हूँ तो बारकोड किस साइज़ का किस तरह का होना चाहिए, कैसे जो है ना क्या क्या उसके ऊपर आए, ये सारी चीज़ें यहाँ बारकोड में। एडिसिव प्रिंटर्स, आप प्रिंटर्स वगैरह अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपने प्रिंटर अटैच किया हो वो यहाँ पे शो हो जाता है। टैक्स रेट्स हैं, तो यहाँ टैक्स रेट्स वगैरह भी आपने सेल्स टैक्स जो है ना मुझे 15%, तो ये आप बाई डिफ़ॉल्ट पूरी जो है ना आपकी जितनी भी सेल्स वगैरह परचेज वगैरह डलेगी सब पे जो है ना ये टैक्स वगैरह लग जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर की एंडिंग है। यहाँ तक ये आपके सारे जो है फीचर्स मैं गाइड कर चुका हूँ, ये किस तरह काम करते हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती फिर भी आप जो है अप्रोच कर सकते हैं और हम आपको नीट या एन के ऊपर डेमो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।